हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विरहान फिजिक्स क्लास 11th में आज सरल से सरल भाषा में हम संवेग या उसी का दूसरा नाम है रेखित संवेग पर सरलतम भाषा में जो आपके लिए एकदम आसान होगा उस भाषा में समझाएंगे। प्यारे बच्चों, जो मेरे चैनल से या मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट है उसका लेक्चर नंबर 6 रेखी संवेग या संवेग क्या है उसको समझाते हैं। चलिए, आपको वेग की जो परिभाषा पढ़े हो यही पढ़े हो ना, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन। क्या जब आप वेग की परिभाषा बताते हो तो क्या उस वस्तु के द्रव्यमान के बारे में विचार करते हैं? कहेंगे सर नहीं, वहां तो कह रहा किसी गतिशील वस्तु एकांक समय में विस्थापन, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, उससे कोई आपने मतलब नहीं रखा था। लेकिन अब रेखी संवेग का मतलब वेग है लेकिन द्रव्यमान सहित, नहीं समझ पाए। रेखी संवेग का मतलब वह वेलोसिटी ही है, लेकिन वेलोसिटी जो परिभाषा हम पहले जानते थे वहां द्रव्यमान को हम विचार नहीं करते थे। इसमें क्या करेंगे, हम द्रव्यमान पर भी विचार करेंगे। इसका मतलब किसी गतिशील वस्तु में गति की मात्रा को जिस भौतिक राशि द्वारा व्यक्त, गति की मात्रा मतलब द्रव्यमान सहित वस्तु का वेग, गति की मात्रा जिस भौतिक राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रेखी संवेग या संवेग कहते हैं। इसका मतलब मोमेंटम इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। आप समझ गए ना मेन बात। जो वेग की परिभाषा हम बताए हैं उसमें द्रव्यमान को हम लोग नहीं गौर किए थे, नहीं ध्यान देते हैं। और संवेग में क्या, द्रव्यमान सहित वस्तु के वेग को समझ में आ गया, रेखी संवेग कहते हैं। यही किसी चीज को इस तरह से कहा गया, किसी गतिशील वस्तु में गति की मात्रा को रेखी संवेग कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आपके दिमाग की बत्ती को जलाते हैं, आपके माइंड का प्रसार करते हैं। कैसे, जरा इससे समझिए। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, एक दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m2 है। लेकिन बेटा m1 का द्रव्यमान m2 से बड़ा है। जो वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान ये m2 है वो बड़ा है। दोनों समान चाल से गतिमान है, एक भारी पिंड है एक हल्का पिंड है, दोनों समान चाल से गतिमान है। बेटा इनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समान चाल से हैं तो इनको रोकने के लिए आप देखिए, जो पिंड भारी है उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्यों, भारी पिंड है तो अधिक आपका विरोध करेगा, इस पे अधिक बल लगाना पड़ेगा। और जो हल्का है डांट दीजिए चुप हो जाएगा, माने छोटे पिंडों पर कम बल लगाना पड़ेगा। अच्छी बात है। आपने दो भारी पिंड या वस्तु लिया, समान चाल से चल रहे थे, या निष्कर्ष निकाल लिया जो भारी पिंड होगा उसको रोकने के लिए या उसको विरामावस्था में लाने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। भारी वस्तु पर हल्की वस्तु पर हल्का बल लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गए। इसी बात को दो पिंड हैं वही और विरामावस्था में है। यहाँ बेटा विरामावस्था में, अब उनको गति प्रदान माने इन दोनों पिंडों पर समान बल समान समय के लिए लगाते हैं। इस पिंड पर भी उतने बल लगाते हैं, उस पिंड पर उतने बल लगाते हैं। अगर इस पर 1 घंटे तक बल लगाते हैं, इस पर भी 1 घंटे तक, माने समान बल समान समय तक लगाते हैं इन दोनों स्थिर पिंडों पर। जल्दी से सीखो प्यारे बच्चों। तो आप यह पाएंगे जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसको जब गति में आएगा तो उसका वेग कम होगा। जो भारी पिंड होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। और जो
हल्का पिंड होगा, छोटा पिंड होगा, उसका वेग अधिक होगा। ये तो दैनिक जीवन में आप देखते हो। इन दोनों उदाहरणों से एक निष्कर्ष निकला कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसको गति में लाने के लिए, या गति अवस्था में है उसको रोकने के लिए आपको एक बल चाहिए, और यह जो बल होगा पिंड के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। माने कोई पिंड अगर विरामावस्था में है उसको गति में लाना चाहते हो, या एक समान माने गति में है उसको रोकना चाहते हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में विराम की अवस्था में तो गति में अवस्था में लाने के लिए, गति अवस्था है तो स्थिर अवस्था में लाने के लिए, दोनों परिस्थितियों में बल आवश्यक होता है, फोर्स आपको चाहिए। और यह जो फोर्स होता बता रहे हैं, पिंड जो पिंड है उन पिंडों के द्रव्यमानों और वेगों पर निर्भर करता है। और क्या होता है, दोनों मान पिंड के द्रव्यमान और वेग के अनुपाती भी होता है। ठीक, निष्कर्ष निकला भाई, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान समझ कि नहीं, तो यह जो आपका फोर्स जो आवश्यक है वो पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों के अनुपाती होता है। तो बेटा ये बात समझ में आपकी अच्छी तरह से आ गई। आप क्लास 11th में है, इसलिए इसको थोड़ा से, और आमतौर से आप क्या जानते हो, रेखीय गति में निष्कर्ष क्या निकला, निश्चित रूप से दुनिया की हर चीज गतिशील है तो निश्चित रूप से मास होगा तो वेग होगा, दोनों चीजें होंगी बेटा। तो रेखीय गति में जो आमतौर से आप लोग जानते हो, रेखीय गति में पिंड के द्रव्यमान या वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे रेखीय संवेग कहते हैं। जो वैज्ञानिक माने जो मेन परिभाषा, मौलिक कंसेप्ट यह है, द्रव्यमान सहित वस्तु के वेग को संवेग कहते हैं। लेकिन गणितीय परिभाषा यह है जो संवेग का मेजरमेंट कैसे किया गया है, ऐसे किया गया वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड या वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। P रेखीय संवेग को डिनोट करते हैं, m पिंड का द्रव्यमान है, v वेग है। बेटा जल्दी से आप लोग जल्दी मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक निकाल लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि वेग का मात्रक मीटर पर, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। बीवी सूत्र निकाल लीजिए, m(T-1) और संवेग एक सदिश राशि है, इसका वेक्टर फॉर्म प्यारे बच्चों ये होगा P = m तो एक अदिश राशि है, या वेक्टर P = m वेक्टर v, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष बताते हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा। इस फार्मूले को देखिए तो जानते हैं क्या समझ में आएगा आपको। इस फार्मूले को जल्दी देखिए प्यारे बच्चों तो समझ में आ रहा है। अगर जो मैथमेटिकल फार्मूला है, अगर v को कांस्टेंट मान लेंगे, अगर v कांस्टेंट होगा तो P समानुपाती m होगा। इसका मतलब है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान अधिक है, अगर नियत वेग है, यदि कोई पिंड, या ऐसे कर लिए अगर दो पिंड अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं P1/P2, क्योंकि v कांस्टेंट है तो m1/m2। तो आप ये कह सकते हैं अगर दो पिंड समान वेग से गतिशील है, दो पिंड, एक भारी पिंड है एक हल्का पिंड है, दोनों किस वेग से गतिशील है, समान वेग से गतिशील है, तो निश्चित रूप से जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। इसका मतलब अगर नियत वेग से वस्तुएं गतिमान है तो जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। अगर संवेग और द्रव्यमान में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा मिलती है। याद रखिए बेटा, कंपटीशन की दुनिया में खूब पूछा जाता है। दूसरा निष्कर्ष निकालें, अगर हम बेटा यहाँ द्रव्यमान को कांस्टेंट मान लें बढ़िया से, तो यहाँ होगा अगर m कांस्टेंट हो P समानुपाती v होगा, यहाँ भी वही होगा। अगर समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं, समान दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या है, इक्वल है, गतिशील हो, क्या होगा, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्या है, गतिशील हो, जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा।
द्रव्यमान अधिक, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, समान होगा। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान तो समान है, जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। अगर ग्राफ खींचोगे तो इसमें भी एक सीधी रेखा, क्योंकि अंकोनुपाती का आपको पता है ग्राफ कैसे मिलता है, सीधी रेखा मिलेगा। सबसे बढ़िया तीसरा निष्कर्ष क्या है, अगर हम संवेग को नियत मान लें, क्या मान लें, संवेग को नियत मान लें, तो जानते हैं क्या होगा, तो यम v इक्वल टू कांस्टेंट होगा, v इक्वल टू 1/, यहाँ p कांस्टेंट है बेटा, यहाँ क्या है p का, तो v इक्वल टू 1/, यहाँ अगर ग्राफ खींचोगे तो ऐसा मिलेगा, एक अति परवल है, चिरात है। जल्दी से बेटा निष्कर्ष नंबर 4 पे आइए, जल्दी से बता दें चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो चेंज निकालने का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो मौलिक कंसेप्ट है, क्या निकालने का, चेंज निकालने का जो मौलिक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता देते हैं। वह होता अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग क्या लिखेंगे, सूत्र पता हो गया, यम इंटू v2 माइनस यम v1, डेल्टा होगा परिवर्तन से। अब आपको पता अंतिम वेग को आमतौर से v2 लिखते हो, प्रारंभिक माने पहले वाले वेग की u लिखते हैं, तो ये फार्मूला आ गया। इसका डेल्टा p बराबर, इसका मतलब डेल्टा p बराबर यम इंटू v माइनस यू होगा प्यारे बच्चों, डेल्टा p बराबर यम इंटू। जल्दी से प्यारे बच्चों एक से संवेग परिवर्तन की दर क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा p अपान माने समय से भाग, दर के लिए क्या करते हैं, समय से भाग देते हैं, डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू यम इंटू डेल्टा v अपान डेल्टा t। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं प्यारे बच्चों, यह हुआ औसत के लिए हो। अगर समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो बताए बेटा, तब इसको dp अपान dt इक्वल टू यम dv अपान dt। यह हुआ संवेग परिवर्तन की दर। कोई पूछे बता देना, संवेग परिवर्तन की दर को हम dp अपान dt से लिखते हैं, यह इक्वल होता है यम इंटू dv अपान dt। एक प्यारे बच्चे एक जल्दी संबंध एक और सीख लीजिए, आगे हम और चर्चा करेंगे। गतिज ऊर्जा किसी माने गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। आगे के चैप्टर में बेटा इसको अच्छी तरह से हम डेरिवेट करेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाए हैं, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।